नाज़रीन, दुनिया की नजरें ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के ऊपर लगी हुई थी। वो मुलाकात अब हो चुकी है। ओवरऑल मुलाकात अच्छी रही, लेकिन इस मुलाकात के बाद एक चीज एक बार फिर एस्टैब्लिश हो चुकी है, और वो ये है कि जब जंगें शुरू कर दी जाती हैं, शुरू करना तो बड़ा आसान होता है, ये सिर्फ एक पटाखे से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब ये जंगें शुरू हो जाती हैं तो फिर इनको रोकना आसान नहीं होता। चाहे फिर दुनिया के दो मोस्ट पावरफुल लोग भी मिल बैठे और सारी दुनिया उनकी तरफ नजर लगाकर बैठी हो, फिर भी ये फैसले जो है वो करना आसान नहीं होता। तो जनाब अली, मुलाकात वहां पर हुई है। ट्रंप जो है वो मॉस्को भी जा सकते हैं अगले वीक में, और ट्रंप जो है वो नेटो के साथ भी बात कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के जो लीडरान हैं उनको भी फोन घुमा रहे हैं, ज़ेलेंस्की के साथ भी कॉल हो रही है। लेकिन अगेन वहां से वही जो स्टबर्ननेस है, आप कह सकते हैं कि वो नेगेटिव सिग्नल्स ही भेज रहे हैं, यूरोप से नेगेटिव सिग्नल्स ही आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं मजीद सैंक्शन रशिया पर लगनी चाहिए, मजीद प्रेशर रशिया के ऊपर डालना चाहिए। यानी वो चीज जो कि पहले दिन से ही एक फजूल चीज है कि रशिया कभी भी उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। तो रशिया तो एक अपनी फैसलाकुन जंग लड़ रहा है, यहां से प्रेशराइज होकर वो क्या मतलब, तो इसलिए वो तो रास्ता ट्रंप ने पहले दिन ही छोड़ दिया था, फिर दरमियान में कहा कि नहीं ऑयल जो लेगा उसके ऊपर ये करूंगा फलाना। तो यूरोप से नेगेटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। और कुल मिलाकर बात यह है कि ना ही ऑन ग्राउंड अभी यूक्रेन में कोई तब्दीली आई है, यूरोप में जंगों में कोई ऑन ग्राउंड तब्दीली नहीं आई, कोई डील तय नहीं हो सकी, और ना ही मिडिल ईस्ट के अंदर जब वो कोई तब्दीली आई है। और मिडिल ईस्ट के हवाले से अभी ज्यादा रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आ रही कि मिडिल ईस्ट के हवाले से वहां पर डिस्कस जो है वो क्या हुआ है। तो ऑन ग्राउंड तब्दीली नहीं आई, अलबत्ता नई डिबेट जो हैं वो जरूर जनरेट हुई हैं। अच्छा, अब यहां मिडिल ईस्ट में सूरत हाल यह है कि एक लंबी जंग ही एस्टिमेट की जा रही है, और जो इजराइल का एग्रेशन है गजा में, वेस्ट बैंक में, वो उसी तरह से जारी है, और लेबनान का जो क्राइसिस है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल के खिलाफ बहुत सारी चीजें पैरेलल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम शुरू करें डेनमार्क से, तो डेनमार्क एक जबरदस्त मुल्क है, वही मुल्क जिसके पास है वो ग्रीनलैंड भी है, और जो यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंसी है वो हंगरी से डेनमार्क को शिफ्ट हो गई है। तो आज ही जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है इजराइल के हवाले से। अब जो प्रेसिडेंसी है वो डेनमार्क के पास, तो उन्होंने कहा है कि असल जो फसाद की जड़ है वो नेतन्याहू है। अब जो प्रेसिडेंसी भी उनके पास है, तो वो कह रहे हैं असल जो फसाद की जड़ है वो नेतन्याहू है, और इसी की वजह से मामला जो है वो खराब हो रहे हैं। डेनिश प्राइम मिनिस्टर कॉल्स नेतन्याहू अ प्रॉब्लम, अर्ज यूरोपीय यूनियन प्रेशर ऑन इजराइल। नेतन्याहू हैज बिकम अ प्रॉब्लम, डेनिश प्राइम मिनिस्टर। और डेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि ही इज अ प्रॉब्लम हिमसेल्फ, ही वुड ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन इजराइल ओवर इट्स वॉर ऑन गाजा एज हर कंट्री करंटली होल्ड्स द यूरोपीय यूनियन प्रेसिडेंसी। इजराइल की जो गवर्नमेंट है हैज गॉन टू फार, ये बहुत यानी आगे जुल्म, और इन्होंने, हम वो मुल्क हैं जो चाहते हैं कि प्रेशर जो है इजराइल के ऊपर बढ़ाया जाए, लेकिन अभी बहुत सारी यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो इसमें रुकावट बनी हुई है। देखें, यूरोप का अभी तक सैंक्शंस ना लगाना, इसका मतलब यह है कि वो जो कुछ आज तक हुआ है उसको वो मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो सिस्टमैटिकली सैंक्शंस को जो है वो आगे पीछे कर रहे हैं कि अच्छा लगा रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, ये तैयारी हो रही है, तो सिस्टमैटिकली वो जो एक लेजिटिमेट चीज है उसको करने से वो कतरा रहे हैं और उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी तक यूरोपीय यूनियन ने इसका मतलब फैसिलिटेट किया ना, तो बहुत सारी यूरोपीय यूनियन की मेंबर स्टेट्स ऐसे ही हैं जो नहीं चाहती कि इजराइल को प्रेशराइज भी किया जाए। और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर, सैंक्शंस, सेटलर्स, मिनिस्टर और इजराइल एज अ होल, उसकी हम हामी भरते हैं, इसकी हम हिमायत करते हैं कि ओवरऑल इजराइल के ऊपर सैंक्शन जो है वो लगनी चाहिए। सैंक्शंस टू टारगेट वेयर वी बिलीव दे विल हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट। सैंक्शंस जो है वो एक बड़ा इंपैक्ट लेकर आएंगी, इसलिए जरूरी है कि इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाए जाए। तो मैं जो है वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी बात करूंगी, और इस तरफ हम चाहते हैं कि इजराइल पर प्रेशर बढ़ाया जाए और इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। ये डेनमार्क से बात सामने आ रही है। बर्तानिया से खबर यह है कि जो एमपीज हैं उन्होंने कहा है कि जो इजरायली एम्बेसडर है उसको निकाला जाए। इससे पहले जो एमपीज हैं सैकड़ों की तादाद के अंदर सामने आ गए थे, और उस प्रेशर की वजह से बर्तानिया को फलस्तीनी रियासत को जो है तस्लीम करना पड़ा है। तो अब एमपीज ने एक नई तहरीक चला दी है कि इजरायली एम्बेसडर को यहां से एक्सपेल किया जाए। यूके एमपीज डिमांड्स एक्सपल्शन ऑफ इजरायली एम्बेसडर ओवर गाजा जेनोसाइड। बहुत सारी पार्टी से एमपीज, यानी सिर्फ एक पार्टी के नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टीज के एमपीज है वो सामने आए हैं, और उन्होंने कहा कि इजरायली जो एम्बेसडर है उसको धक्के मारकर जब वो लंदन से निकाला जाए। तो अगर ये बरतानिया इकदाम उठाता है तो बहरहाल ये भी एक बड़ा इकदाम होगा। अच्छा, इसी दरमियान इजराइल के अंदर सूरत हाल क्या है? अगले जो 24 घंटे हैं वो इजराइल में बड़े अहम तरीन होने जा रहे हैं, क्योंकि इन 22 महीनों में पहली बार इस सतह का जो प्रोटेस्ट है वो इजराइल में होने जा रहा है। एक मुकम्मल स्ट्राइक जो है वो इजराइल में होने जा रही है, और इससे पहले मुजाहरे हुए हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन ये आज से पहले नहीं हुआ। तो अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट इजराइल में होने जा रहे हैं। ऑन संडे वी आर पॉजिंग आवर डेली लाइव्स टू सेव द हॉस्टेजेस लाइव्स। वो कह रहे हैं कि मैस प्रोटेस्ट इससे पहले देखे गए हैं,
स्मॉलर डेमोन्स्ट्रेशन देखे गए हैं, सम वर सक्सेसफुल, अदर जो है वो थोड़े कम सक्सेसफुल थे, लेकिन कोई भी have not staged a full day action with detailed schedule aimed at disrupting the Israeli economy। लेकिन वो सब मुजाहरे थे ना, लेकिन एक फुल डे एक्शन कि जिसमें पूरी तरह से इजरायली इकोनॉमी को पैरालाइज कर दिया जाए, तो इस तरह का कोई जो तहरीक है वो इससे पहले नहीं चलाई गई। तो ये इजराइल के अंदर होने जा रहा है, यानी अगले 24 घंटे बड़े अहम तरीन होंगे। और गजा में क्या हुआ कि एक जदीद तरीन इजरायली ड्रोन जो है वो वहां पर गिरा है और इजरायली आर्मी के मुताबिक उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी और फलस्तीनियों ने उसको कैप्चर कर लिया। IDF says के ड्रोन मेड इमरजेंसी लैंडिंग इन गाजा, पैलेस्टीनियंस सीज इट, वीडियो शोज। अच्छा, इसी के साथ नाज़रीन जो बाइडेन इंतजामिया के ऑफिशियल्स हैं वो वन बाय वन इंकशाफात करते चले जा रहे हैं और एतराफात करते चले जा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कवर किया, जिस तरह से उन्होंने इजराइल की सारी जुल्म की जब हिमायत की। इससे पहले जो बाइडेन इंतजामिया में जो व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी थे, उन्होंने आकर इस बात को एडमिट किया कि इजराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है। जब वो यहां प्रेस सेक्रेटरी थे तो रोज उनसे सवाल होते थे और वो रोज है वो आगे पीछे निकल जाते। तो अब उन्होंने आकर इतराफ किया कि नहीं, इजराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है। जैक सल्वन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था और पूरी तरह से वो कवर अप कर रहा था इजराइल को, तो जैक सल्वन ने लिख दिया कि यहां तो सीज फायर जब वो होना चाहिए और वॉर जो है वो ओवरऑल अपने आप में ही एग्जॉस्ट हो चुकी है और यहां पर जब सीज फायर होना चाहिए। तो बाइडेन इंतजामिया के जो लोग हैं वो इतराफ करते चले जा रहे हैं। अब आज ये हुआ है कि एक नई चीज साबित हुई है, एक नई चीज बाइडेन इंतजामिया के ऑफिशियल से सामने आ रही है। फॉर्मर बाइडेन ऑफिशियल सेज इजराइल नेवर टोल्ड देम हमास वाज स्टीलिंग एड। अब आप जरा अंदाजा करें ये किस सतह के क्राइम्स हैं जिसका एतराफ किया जा रहा है। पूरी कैंपेन जो है वो वहां पर चलाई गई कि हमास जो है वो एड वहां पर चुरा रही है। कितना ये बोगस एक बात थी, तो लेकिन उसको जो है वो माना अमेरिका ने, बाइडेन इंतजामिया ने, और उसके अंदर क्या हुआ कि एड जो है वो रोक ली गई। आपको याद है वो जो एक आरजी से इन्होंने बंदरगाह बनाया, फ्लोटिंग जो पोर्ट है इन्होंने बनाया था, $60 मिलियन जब वहां पर लगाया, तो कहा था कि एड वहां से आएगी। तो यानी कि वो पहला ऐसा स्टेप था कि एड रोकने में किरदार अदा किया गया। फिर ये जो जीएचएफ बनी है उसके पीछे सारी चीज यही है, उसका बैकग्राउंड इसी तरह से बनाया गया जीएचएफ को कायम करने के लिए कि चूंकि एड हमास छीन रही है इसलिए एड जाकर हम खुद ही तस्लीम करेंगे। तो आज बाइडेन इंतजामिया कह रही है कि हमें तो एक दफा भी इजराइल ने आकर नहीं कहा, प्राइवेटली भी नहीं कहा, कन्वे भी नहीं किया कि हमास को एड छीन रही है, ये तो बस एक बयानिया था। Israel says that Hamas has systematically stolen aid, using this claim to justify the creation of controversial US and Israel-backed contractor GHF, whose aid distribution sites have been seen of hundreds of aid seeker deaths. तो ये आज जनाब उन्होंने इतराफ कर लिया है। इसी दरमियान जो है वो इजरायली एक टॉप जनरल की एक रिकॉर्डिंग जो है वो पूरी दुनिया में लीक हो गई है, पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर चलाई जा रही है, जिसमें इजरायली जनरल ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हलाकतें फलस्तीनियों की होनी चाहिए। फॉर्मर आईडीएफ जनरल कॉल्स पैलेस्टीनियन डेथ टोल इन गाजा नेसेसरी इन रिकॉर्डिंग। ज्यादा से ज्यादा लोग गजा में और वेस्ट बैंक के अंदर जब वो मरने चाहिए, हायर डेथ टोल जब वो होना चाहिए। तो यानी उनका वन गोल है वो है कि सिस्टमैटिकली ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। और आप जरा अंदाजा करें ना कि ये कितनी पेनफुल बात है, हम इसका तस्वर नहीं कर सकते कि हर रोज तय है कि दर्जनों फलस्तीनियों ने मरना ही मरना है। यानी जब सूरज तलू होता है तो शाम तक बहुत सारे फलस्तीनियों की जिंदगियों का सूरज गरूब हो चुका होता है। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की वादा। रोजाना यह तय है कि दर्जनों फलस्तीनी शहीद होंगे, दर्जनों सैकड़ों जख्मी होंगे और पता नहीं क्या कुछ हो। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते ये कितनी पेनफुल बात है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन हमला होगा फिर 6 दिन नहीं होगा, रोजाना लोगों का मरना वहां पर तय है। और 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक सारा साल एवरेज दर्जनों फलस्तीनी हर रोज जब शहीद होते रहे। तो उनका मकसद जब ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनियों को जब मारना है, जिसमें अरब्स नाकाम साबित हुए हैं, कोवर्ट साबित हुए हैं, इसमें यह कहने में अब कोई लिहाज नहीं है, बहुत बेहिस और बहुत बेबस साबित हुए हैं। ना ही उनके आबाओ अजदाद ने उनको ये सबक सिखाया था, ये वैल्यूज सिखाई थी कि आपके अपने रीजन में इंसानों के साथ ये सलूक हो रहा और आपकी अपनी कौम भी हो और तुम इस तरह से जब बुत बनकर बैठे रहो, ये तो इनको कभी नहीं किसी ने सिखाया और ना ही इनके आबाओ अजदाद ऐसे थे। तो ये पता नहीं किसकी ताबेदारी कर रहे हैं और कौन से मकासद है इनको परसू कर रहे हैं और कौन सा अमन है जो ये मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। वो यही कहते हैं अमन की वजह से हम इसको फैलाना नहीं चाहते। तो 8 मुल्कों में जंग फैली हुई है और ये अमन लेकर बैठे हुए हैं, पता नहीं ये कौन सा अमन है। और 6 मुल्कों पर मजीद हमले की नेतन्याहू धमकियां दे रहा है ओपनली। तो ये बिल्कुल फेल हुए हैं और तारीख के जो भी खामोश रहे हैं वो कूड़ादान में जाएंगे, बगैर किसी लिहाज के वो सब कूड़ादान में जाएंगे। तारीख के जो इस सारे जुल्म के दरमियान जब वो खामोश बैठे रहे और जिस कुर्सी को बचाने के लिए बैठे रहे वो उनकी कुर्सियां बचनी नहीं है। तो जनरल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फलस्तीनी जब वो मारे जाएं।
अच्छा, इसी दरमियान अब आप देखिए कि गजा को शिकस्त देने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। वहां पर दाइश भेजी गई, वहां पर क्रिमिनल गैंग्स भेजे गए। जो ओवरऑल इजराइल, अमेरिका और वेस्ट ने जो सोफिस्टिकेटेड वॉर मशीनरी वहां पर इस्तेमाल की है, वो एक अलग पूरी एक लंबी दास्तान है। उससे हटकर दाइश, क्रिमिनल गैंग्स, स्टारवेशन एज अ वेपन। अब खबर यह है कि वहां पर रोबोट्स भी भेजे गए, रोबोट्स भी बकायदा जंग के अंदर जब हिस्सा ले रहे हैं। यानी एक तरफ वो हैं जो बेसिक हथियारों के साथ, बेसिक बंदूकों के साथ लड़ रहे हैं, और यहां पर क्या कुछ नहीं है। यूज्ड रोबोट्स टू डिमोलिश रेजिडेंशियल ब्लॉक्स। रोबोट्स बकायदा जो हिस्सा ले रहे हैं और जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिमोलिश करने में भी किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर मिडिल ईस्ट के ममालिक इस बात को समझें कि वो गजा को अनलिवेबल बना रहे हैं, तो गजा को अनलिवेबल बनाने का मकसद क्या? अमन कायम करना है। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो हैरिस की एक हेडलाइन देखिए कि स्प्रेड ऑफ जो सेटलमेंट है एंड द किलिंग ऑफ पैलेस्टीनियन इन द वेस्ट बैंक आर द सेम थिंग। सेटलमेंट्स की अनाउंसमेंट करना और फलस्तीनियों को मारना ये एक ही बात है, क्योंकि सेटलमेंट जब आप अनाउंस कर रहे हैं तो वहां पर भी जो बस्ते हैं उनको मारा ही जाएगा ना, तभी तो वहां पर सेटलमेंट्स बनेंगी। तो सेटलमेंट्स की एक्सपेंशन और फलस्तीनियों का मारा जाना ये एक ही बात है। अच्छा, इसी के साथ जो लेबनान का क्राइसिस है नाज़रीन, वो वहीं का वहीं है और आगे बढ़ रहा है। अब लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया है कि हिजबुल्लाह तो सिविल वॉर छेड़ना चाहती है, हिजबुल्लाह जो है वो सिविल वॉर की धमकियां दे रही है। लेबनान प्राइम मिनिस्टर एक्यूजेस हिजबुल्लाह चीफ ऑफ थ्रेटनिंग टू स्टार्ट सिविल वॉर। अगेन ये बात हम कह चुके हैं कि ये उल्टे अंदाज में इस बात को देखेंगे। हिजबुल्लाह ने आज तक तो सिविल वॉर छेड़ी नहीं है, तो आज वो सिविल वॉर कैसे छेड़ लेगी? और लोग भी अपने हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है ये तो खड़ी ही मोरालिटी के ऊपर है, लोगों की सपोर्ट के ऊपर है, लेजिटिमेसी के ऊपर खड़ी है। अगर लोग ही पसंद ना करें तो वो खड़ी नहीं रह सकती। अगर लोग ही रेजिस्टेंस के खिलाफ निकल आए तो वो तो कायम रह नहीं सकती है, तो वो क्यों सिविल वॉर छेड़ेगी? लेकिन मकसद क्या है कि उल्टे एंगल से देखना है, उल्टे लेंस से देखना है चीज को। ये हिजबुल्लाह सिविल वॉर छेड़ रही है, ठीक है ना। यानी जो अपनी गलती है, जो इजराइल के लिए दरवाजे खोले हैं, उसको दुरुस्त नहीं करना, अपनी जो एक बड़ी फुलिश पॉलिसी है, डेंजरस पॉलिसी है, उसको नहीं बदलना। लेकिन ये हिजबुल्लाह सिविल वॉर, तो इससे वो क्या कर रहे हैं कि इजराइल को और लेजिटिमेसी दे रहे हैं। इसलिए आप देखिए इजराइली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल विल एक्ट फोर्सफुली अगेंस्ट एनी वायलेशन ऑफ द लेबनान सीज फायर। तो इसलिए उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं कि वो, हम अगर सीज फायर की वायलेशन हुई तो हम बड़ा फोर्सफुली अटैक करेंगे। सीज फायर की वायलेशन यानी वो सीज फायर जो 24 घंटों में टूट गया, और वो सीज फायर जिसमें डेली लेबनान में अटैक्स होते हैं, लेकिन अगर इसकी वायलेशन हुई तो इजराइल कह रहा है हम अटैक करेंगे। तो ये एक ऐसी लीडरशिप लेबनान के मत्थे लगी है जो लेबनान को और ज्यादा क्राइसिस में धकेल रही है, और कुछ मिडिल ईस्ट के ममालिक की भी इनको सपोर्ट हासिल है। खैर, बड़ा डेंजरस टाइम है लेबनान के लिए। अब आप अंदाजा करें, हिजबुल्लाह ने इजराइल से जंग जीती है, तो वो दूसरे अंदाज में यानी हिजबुल्लाह को शिकस्त देना चाहते हैं। इस गवर्नमेंट को तो हिजबुल्लाह को यानी कि बकायदा नवाजना चाहिए था और उसकी अजमत की बात करनी चाहिए थी कि उसने लेबनान को बचाया है, और उल्टा वो हिजबुल्लाह ही के पीछे हो गए। आने के बाद उनको कोई और काम नहीं है, उन्होंने उनके मुंह से सुबह शाम बस हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह, और उनको कोई काम ही नहीं है, जैसे उनको लाया ही बस इसी मकसद के लिए गया। और इतनी जल्दी क्या है वैसे हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की? इतनी जल्दी क्या है? 2 महीनों में करो, ठीक है ना, 2 महीनों में हिजबुल्लाह, भाई इतनी जल्दी क्या है? तो अगर डिसआर्म करना ही है तो डायलॉग चले हिजबुल्लाह का, लेबनीज गवर्नमेंट का, उसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चीजें तय होती चली जाए। लेकिन यह कि आज करो कल करो, तो ऐसे क्या जल्दी है? अच्छा, अब अगर हम आखिर में ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात की बात करें तो काफी अच्छी मुलाकात हुई, वेलकम किया ट्रंप ने खुद जाकर वहां पे, जब प्यूटन जब उतर रहे थे तो खुद जाकर वहां पर वेलकम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दोनों की हुई है, और काफी रेयर मनाजर थे, यानी अमेरिकन और रशियन प्रेसिडेंट जब वो बैठे हुए, काफी रेयर मनाजर थे। और यूक्रेन के बाद, यूक्रेन जंग के बाद ये पहला अमेरिकी सदर है जो प्यूटन के साथ जब वो मिल रहा है, और प्यूटन जब वो अमेरिकन सवाल के ऊपर उतर रहे हैं। सो चीजें तो बहुत सारी, सिस्टम तो फारिग हो गए ना, ये बात होता है कि सिस्टम तो ओवरऑल दुनिया में फारिग हो गए। अब एक नया ऑर्डर ही है जो इसमें तब्दील शेप पा रहा है, और ये भी पॉसिबिलिटी है, प्यूटन ने इनवाइट किया है ट्रंप को कि आप मॉस्को आए, और उसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि वो मॉस्को के बाद 3 सितंबर को चाइना भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर चाइना के प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी इनवाइट किया हुआ है, वहां पर वर्ल्ड वॉर की जो परेड हो रही है। और चूंकि यहां पर देखें कि रशिया और अमेरिका वर्ल्ड वॉर में अलायंस थे, तो चाइना और अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर में अलायंस थे। अमेरिकन जब वो चाइनीज के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि चाइना पर जापान की कॉलोनी थी और अमेरिका जापान के साथ लड़ रहा था, इसलिए चाइना और अमेरिका इत्तेहादी थे, तो वो उस चीज को। अब यहां पर अमेरिका को मसला क्या है? अमेरिका को मसला यह है कि ये जंग अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली बहुत डैमेज कर रही है। एक तो है ना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, पैसे लग रहे हैं सारा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बड़ा डैमेज कर रही है। इस जंग का नतीजा यह निकला है कि रशिया और चाइना करीब हो गए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इतने क्लोज वो कभी भी नहीं थे।
यह तारीख में पहली बार हुआ है। दूसरा यह है कि इसी चीज ने रशिया को पुश किया है कि वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाए, वो ब्रिक्स की एक्सपेंशन की तरफ जाए, वो मजबूत अलायंसेस बनाए, वो ईरान के साथ खड़ा हो, नॉर्थ कोरिया के साथ अलायंस। ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि जो यूक्रेन की जंग, तो स्ट्रेटेजिकली इस जंग का फायदा नहीं हुआ है अमेरिका को, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने रशिया इस हद तक तो किसी के सपोर्ट के लिए जाता ही नहीं था। तो रशिया को मतलब इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना पड़ा है। इसलिए अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो इस जंग रोके, क्योंकि जंग चलती रहेगी तो इत्तेहाद जो है वो मजीद मजबूत होते चले जाएंगे। ये अलग डिबेट है कि मतलब जो इत्तेहाद बन गए हैं, या जो ब्रिक्स की एक्सपेंशन है, क्या वो यूक्रेन की जंगबंदी के साथ रुक सकेगी, ये एक अलग सवाल है, लेकिन डायरेक्शन यही है। अच्छा, अब यहां पर मसला नाज़रीन ये है कि एक डीप स्टेट जो है वो यूरोप में भी तो है, नेटो खुद जो नेटो को चलाने वाली ताकतें हैं वो भी तो डीप स्टेट ही हैं। तो यहां से अच्छी मुलाकात हुई, जंगबंदी, ये वो सारी बातें हुई। ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है वो यही है कि जनाब यूक्रेन की जंगबंदी होने जा रही है। लेकिन ट्रंप ने फिर यूरोप से बात की, ज़ेलेंस्की से बात की, नेटो से बात की, तो वहां से कोई अच्छे सिग्नल्स नहीं आए, ठीक है ना। और जाहिर है कि अमेरिका, देखें बुनियादी ये जंग अमेरिका ही की है, तो अमेरिका ने जंग छेड़ी, जानबूझकर छेड़ी। अब यूरोप को मसला यह है कि अगर ये रशिया की विक्ट्री के ऊपर खत्म होगी तो यूरोप को मसला है, ठीक है ना। तो इसलिए यूरोप इस और फिर डीप स्टेट जो जंगें ही चाहती है। तो अभी काफी सारे इसमें मिसाल है। मिसाल के तौर पे आप जरा कुछ हेडलाइंस देखिए। यूरोपियन लीडर्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि रशिया जो है वो कैन नॉट अपोज यूक्रेन एफर्ट्स टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एंड नेटो। हम तो यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाएंगे, ये यूरोपियंस कह रहे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि मोर प्रेशर और सैंक्शंस लगनी चाहिए रशिया पे। और इसके साथ ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मैंने ट्रंप को कहा कि सैंक्शन मजीद रशिया के ऊपर लगनी चाहिए। और ट्रंप ने कहा है कि कोई ऑयल के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगेंगे, ना चाइना पर, ना ब्राजील पर, ना ही इंडिया पर। तो अभी तो सिर्फ इंडिया पर लगे थे, तो इंडिया को भी ये रिलीफ मिला है। तो यहां पर जो चीज तय हुई है उसमें सबसे पहला फायदा तो इंडिया को हुआ, तो वो करेंगे ऑयल पर। तो वो कह रहे हैं कि सैंक्शन लगनी चाहिए। वो रास्ता जो है जंग का, इतनी हजारों सैंक्शन रशिया पर लगी हुई है कि अनगिनत सैंक्शन है, फिर भी रशिया तो रुका नहीं है। तो सैंक्शन रशिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो सैंक्शन बेसिकली मतलब यह कि जंगों को मजीद जारी रखना है। तो अब इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि अगर पुतिन और ट्रंप में बातचीत तय हो जाती है और यूरोप नहीं मानता, तो फिर वो मौका आ सकता है कि अमेरिका जैसे दुनिया को प्रेशराइज करता है, वो यूरोप को प्रेशराइज कर रहा होगा और वहां पर अपनी विल को इंपोज कर रहा होगा। तो ये बिल्कुल अलग नई चीज होगी कि वो दुनिया में चीजों को इंपोज करते हैं, तो वो यहां पर उनको जब वो इंपोज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, डिबेट्स हो रही हैं, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ना ही ऑन ग्राउंड तब्दीली है और ना ही कोई ये जंग इतनी जल्दी रुकने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि बुनियादी मसला है नेटो के एक्सपेंशन का, क्या नेटो से अमेरिका मनवा सकेगा। जो लैंड का मसला है कि जो लैंड रशिया ने ले ली है उसका क्या बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे, और क्रीमिया वो रशिया कहेगा कि ज़ाहिर है कि वो हमारा हिस्सा है। तो बहुत सारी कंप्लेक्स चीजें हैं। तो देखते हैं फिलहाल सूरत हाल किस तरफ जाएगी। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा कर इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।